हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू कॉमर्स वर्चुअल्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस आप लोग के बीच में आ चुका हूं और एक बहुत शानदार वीडियो आप लोग के बीच में लेके आया हूं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर सीयूईटी स्टूडेंट्स जो कि 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लो जी भैया, आप लोग को इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोग के आशीष सर वापस आप लोग के बीच में लेके आ चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर अपन चीजों को समझेंगे कि इकोनॉमिक की स्ट्रैटेजी आप लोग को क्या होनी चाहिए, किस किस तरीके से आपको रिविजन करना है, क्या क्या आपको अवर्स डिनोट करने चाहिए, क्या है थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रक्चर, मतलब एग्जाम स्ट्रक्चर इन द सेंस आपका जो सिलेबस का स्ट्रक्चर है, मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने चाहिए। तो डेफिनेटली वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि उसके बेसिस में आपको मैं रिवर्ट करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर हाईलाइट करके रखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान नहीं दिया तो फिर कहीं ना कहीं गलती हो रही है बेटा, ये चीज ध्यान रख के चलना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एनसीईआरटी बुक्स की जो वैल्यू है ना सीयूईटी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी आपका टारगेट ही लेके चल रहा है कि भैया इस बार बच्चों को रगड़नेंगे। तो देखो क्यों रगड़ने के लिए उन्होंने सिलेबस चेंज क्या कर दिया, अल्टीमेटली ये चीज क्या हुआ कि भैया पहले तो आपका माइक्रो और मैक्रो का फंडा चल रहा था, इस बार उन लोगों ने आईईडी का भी तड़का मार के, तो मैं कह रहा हूं हालत खराब कर दी है। कोर्स को और ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जिसकी कोई इतनी जरूरत थी नहीं। बट मैं तो यहां से निवेदन कर रहा हूं एनटीए से कि प्लीज अगर अभी भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो प्लीज उसको आप अप्लाई करिए, अदरवाइज दिस इज नॉट गोना बी अ गुड थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लाइक अस। ठीक है, अब ध्यान से देखो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, रीड करना पड़ेगा बेटा बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी रीड नहीं करी तो क्या होता है ना, उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं और उसी में से क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाएगा। तो लाइन अगर आपने ढंग से उसको मेमोराइज करने की कोशिश करी या उसके पॉकेट नोट्स बनाने चालू करे तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। दूसरा बोल रहा है हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस है आपके हाईलाइट इन किन किन एरिया में, माइक्रो मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको डेफिनेटली इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्चुअली जो माइक्रो मैक्रो और आईईडी के जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसको एक जगह नोट डाउन करना चालू करो, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी हिट हो सकती है, जिसके अंदर एमसीक्यू पैटर्न बन सकता है। तो वो आप लोग के लिए मदद बनने वाली है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा फोकस करो मोर ऑन ग्राफ्स एंड न्यूमेरिकल्स। ऑब्वियसली दिस इज अ स्टार मार्क पॉइंट है, इसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते अल्टीमेटली। क्योंकि क्या होता है, ग्राफ अगर आप लोग बहुत अच्छे से पता है तो ग्राफ के बेसिस पे क्या होता है ना, आप लोग को तुरंत देखोगे और आपको पसंद आ जाएगा एडीएएस का ग्राफ कैसा होता है, डिमांड कर्व ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, कॉस्ट का ग्राफ में टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब के बहुत सारे ग्राफ एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लेंगे। वो हो सकता है मिक्स करके पूछे कि एक ग्राफ दे दिया आपको, उसके अंदर बहुत सारे ग्राफ को उनने मर्ज कर दिया। फॉर एग्जांपल उनने मान लो ऐसा कोई ग्राफ बनाया जिसके अंदर एसी, टीवीसी, फिक्स्ड कॉस्ट और ये सब करके उसने डाल के इंप्लीमेंट कर दिया। तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा ग्राफ कौन सी चीज को डिनोट करता है। नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे और एग्जामिनेशन में तो टाइम रहता ही नहीं है। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, न्यूमेरिकल्स की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो मेरा बच्चा। क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आपने ढंग से नहीं करे तो मैं कह रहा हूं आप लोग की प्रैक्टिस क्या होगा ना, एग्जामिनेशन में एकदम जब क्वेश्चन देखोगे ना दिख रहा होगा कि आता है, पर लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण हाथ चलते नहीं है। मैं इतना बता रहा हूं आप लोग को, हाथ चलना बंद हो जाते हैं, माइंड फ्रीज हो जाता है, प्रेशर इतना ज्यादा रहता है एग्जामिनेशन का कि टिक 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 घड़ी चलती रहती है, पर सही होते हुए भी, आते हुए भी हम आंसर नहीं सॉल्व कर पाते। इसलिए मैं बोल रहा हूं न्यूमेरिकल्स और ग्राफ की प्रैक्टिस आप लोग को रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बोलूंगा यू हैव टू फोकस मोर ऑन 70 to 80% क्वेश्चंस जो अपीयर हो रहे हैं किस लेवल पे, एनसीईआरटी फॉर्मेट जो है वो जनरली उसमें से ही आता है। तो मैं कह रहा हूं जब 70-80% एनसीईआरटी से आ रहा है तो अदर बुक्स को अभी अब एकदम फर्स्ट प्रेफरेंस तो रेफर मत करो। मैं बोलूंगा प्राइमरी प्रेफरेंस आप अपने एनसीईआरटी की बुक्स को दो, उसके अंदर जो जो कंटेंट है पहले उसको थरो कर लो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप राइटर्स की बुक्स के जो जो मार्केट में अवेलेबल है आप उसको अप्रोच कर सकते हो। तो मेरा सबसे पहला ही एजेंडा होने वाला है कि कंप्लीट करो एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि इसकी वेटेज, इसका इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज्यादा है। फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं आप लोग के लिए कुछ लेके आया हूं कि फोकस करो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कह लो मेरे तरफ से। कि देखो चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं बेटा, बट मेरे को जहां तक लगता है, आशीष सर को जो लगता है कि इन टॉपिक्स को अगर आप करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आप
50 जो बोलते हैं ना 50 क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें उसमें 40 क्वेश्चंस और या 40 प्लस क्वेश्चंस की ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इन चैप्टर्स को फोकस कर लिया तो हो सकता है कहानी कुछ और हो सकती है और आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स की तैयारी हो सकती है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप लोग को पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करता है। देन डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज अ वेरी गुड। देखो अगर आप डिमांड पढ़ रहे हो तो डिमांड के साथ साथ मैंने लास्ट में लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये भी आपको कवर अप करके चलना पड़ेगा। ईडी के तो क्वेश्चन भर भर के पूछता है एनटीए, ये मैं आप लोग को अभी भी बता रहा हूं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब पढ़ो, डिमांड एंड सप्लाई, तो इसके साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों पढ़ के चलना। ईडी एंड ईएस वाले क्वेश्चंस जनरली बहुत अच्छे लेवल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसकी क्या पता है, इसमें एक्चुअली बहुत अच्छा ब्लेंड लेके चल रहा है एनटीए की, ये ना इसके मिक्स क्वेश्चन पूछता है कि भैया, और जनरली उसका मिक्स करता है किसके साथ करता है, मार्केट के साथ कर लेता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम कितना, उसमें एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, उसके बारे में जब वो पूछता है ना तो वो उससे समझ में आता है कि भैया इन तीनों चैप्टर का मिक्स करके चलता है और बच्चा आराम से कंफ्यूज हो सकता है, इतनी गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि बच्चा 11th में तो पढ़ता नहीं है, 11th तो उसने हवाबाजी में निकाल के रखी हुई है, 12th बहुत सीरियस आता है, वो भी आधे साल में सीरियस होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज के लिए थोड़ा सा उसको इंपॉर्टेंस ध्यान रखना पड़ेगा कि 11th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एंगल था वो बहुत टफ हो जाता है जनरली सीयूईटी वाले बच्चों के लिए। समझ में आया? तो ये प्लीज बहुत सारे लेवल पे आपको इन चैप्टर्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सोचा कि दीज आर हाईलाइटेड पॉइंट्स और इन सबको मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैं बोलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के तो टॉपिक्स आप लोग को पता ही है, अल्टीमेटली नेशनल इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट नॉन नेगोशिएबल चैप्टर्स है, इसको आप हटा नहीं सकते। इसको करना तो इतना बुरी तरह करना कि मतलब अभी आप बोर्ड की तैयारी कर ही रहे हो राइट, तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं तो आपने उधर प्रैक्टिस करी होगी, बस थोड़ा सा और 10-15 क्वेश्चन और अब आपने अगर अच्छे लेवल पे लगा लिए तो बेटर हो जाएगा, स्पीड ही बढ़ेगी। और क्या है ना, ये बेटर थियोरेटिकल पेपर नहीं है, एमसीक्यू पेपर है, तो इसलिए बोल रहा हूं आप लोग को उसमें स्पीड और विद एक्यूरेसी मैटर करेगा। नेक्स्ट बोलूंगा मनी एंड सप्लाई, गवर्नमेंट बजट, ये बहुत रिकरिंग चैप्टर्स भी है अल्टीमेटली। मनी बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, मनी बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट क्यों हो जाता है, क्योंकि पूरे थ्योरेटिकल है और गवर्नमेंट बजट थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट वाले एंगल जो लेकर आता है वो थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसमें कौन सा एडीएएस की बात चल रही है, इनकम मल्टीप्लायर की बात चलेगी, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीसी 1/1 माइनस एमपीएस वाले जो रखते हैं फंडे, वो चीज आप लोग को देख के चलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यू नीड टू कवर दोस चैप्टर्स एज वेल। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ना चाहते हुए भी आजकल हीरो टॉपिक चल रहा है ये, मतलब क्वेश्चंस तो इसके आते ही हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्चुअली किस किस एंगल्स में ये चीज लेके चल रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से मैक्रो के अच्छे टॉपिक्स हो सकते हैं, जिनको अगर आप कवर करते हो तो मतलब मोस्टली आपने मैक्रो पे अच्छी पकड़ बना ली है। फंडा क्लियर हुआ? अब मैं आता हूं आईईडी पे। ना चाहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि एनटीए ने बहुत गलत कोर्स का इंप्लीमेंटेशन कर दिया है अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि यही दो अच्छा खासा ब्लेंड बन सकता था पेपर का, इन दोनों का वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो क्या होता है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो स्टेट बोर्ड को अगर फोकस कर रहे हैं और जो सीबीएसई बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, स्टेट बोर्ड में आईईडी रहता है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, समझ में आया? और वो बच्चे 12th में अभी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए आईडी एक अलग से बर्डन हो जाता है। और अगर मैं 12th वालों की बात करूं तो उन लोग के लिए माइक्रो एक बर्डन हो जाता है, क्योंकि माइक्रो उन लोगों ने 11th में पढ़ के रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि मैक्रो तो कंपलसरी करना चाहिए था इन लोगों को, ठीक है, पर इसके अंदर माइक्रो और आईईडी के अंदर वो एक ऑप्शन डाल सकते थे कि आप लोग को कौन सा सेलेक्ट करना है, और अब बच्चा अपने बेसिस पे सेलेक्ट करता, क्योंकि मैक्रो तो कंपलसरी है ही, आईईडी और माइक्रो का ब्लेंड में से कोई एक सेलेक्ट सब्जेक्ट को चूज करने के बाद वो अच्छा खासा कॉम्बिनेशन सेट कर सकता था। बट मैंडेटरी ही कर दिया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। उसके लिए मैंने कुछ चैप्टर्स आपके लिए हाईलाइट करके रखे हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 की अगर अपन बात करें, जो कि इंडिपेंडेंस वाला जो चैप्टर था उसके बाद का सेकंड चैप्टर अगर बेसिकली फोकस करें तो ये वाली बात मैं करूंगा। नेक्स्ट बोलूंगा एलपीजी, वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड एंगल्स कह लो, एलपीजी इज वेरी गुड चैप्टर, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो भी बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, पर मेरे को लगा ये दोनों थोड़ा हाईलाइटेड चल रहे हैं, इन लोग को आप थोड़ा सा पहले प्रेफरेंस दे देना। बाकी पढ़ना तो अपन को सभी है, बट मेरे हिसाब से इसको अगर लेके चलोगे सो दिस इज अ गुड मूव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इज मस्ट, क्योंकि बहुत बार उसमें से कंपैरेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और डेफिनेटली वो अगर आ गए तो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स देके भी जाएंगे। अगर आता होगा और नहीं आता होगा तो मार्क्स
गवा की भी आओगे उसके अंदर, ये मुझे विश्वास है। फंडा क्लियर हुआ? तो ये मैंने आप लोग के कुछ फोकस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एक लिस्ट बना के रखी हुई है। इसको अगर आप स्ट्रैटेजाइज करके चलते हो तो आपकी CUET 2026 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपने ऑलरेडी इनको पढ़ के रखा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास अदर टाइम बच रहा है, आप उसमें अदर चैप्टर्स को फोकस करके बहुत अच्छा 50 क्वेश्चन को बहुत अच्छी आप ग्रिप बना सकते हो। फंडा क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं स्टडी प्लान की मैं बात अगर करूंगा अल्टीमेटली, तो स्टडी प्लान वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसके अंदर सबसे पहले ऐसा है कि 1 से 2 घंटे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हर दिन देना पड़ेगा। अब मैं हर दिन की बात करूंगा, अब मैं वीकली और ये सब की बात मुझे नहीं करनी, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, अब बहुत क्लोज आ चुके हो अब अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही बोर्ड का टाइम खत्म होगा 10-15 दिन के गैप में आपका CUET का आपका पेपर अप्रोच होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप 1 से 2 घंटा डेली के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बोलूंगा 1 से 2 घंटा अगेन आपको MCQ प्रैक्टिस। क्यों MCQ प्रैक्टिस? क्योंकि पेपर आएगा काई में MCQ फॉर्मेट में तो आएगा, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि MCQ को अप्रोच कैसे करना है, OMR शीट्स कैसे भरनी है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, एग्जामिनेशन में हक्का बक्का रह जाओगे। मैं कह रहा हूं सॉल्व नहीं हो पाता, बहुत टफ हो जाता है। नेक्स्ट मैं कहूंगा 1 आवर रिवीजन कहना बहुत जरूरी है, स्पेशली किसका मैं बात कर रहा हूं? IED। क्यों? क्योंकि सर ये तो पूरा थ्योरी रहता है और थ्योरी हमसे याद नहीं होती है। ये सारे बच्चों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली 12th वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं, कि थ्योरी हम समझ लेते हैं पर याद करने की कोशिश करते हैं, आज पढ़ लेंगे कल भूल जाएंगे, वो वाला सबसे बड़ा टेंशन है। इसका एक ही इलाज है बेटा, इसका एक ही इलाज है जो आपके एक डॉक्टर आपके आशीष सर हैं वो लेकर आए हैं। इसका सिंपल सा फंडा रहेगा कि आप ऐसे शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स टाइप का बनाओ, और हर दिन आपको जब पन्ने पलटाते जाओगे ना, एक बार जहन में बैठेगा और बहुत अच्छे से आप उसको मेमोराइज कर पाओगे, और जब एग्जामिनेशन में आएगा ना तो वो पन्ने आपको याद आएंगे डेफिनेटली, मैं कह रहा हूं। क्योंकि अगर आपने आज पढ़ा, 2 दिन का गैप रखा, फिर तीसरे चौथे दिन पढ़ा, ऐसा करोगे तो नहीं होने वाला। आपको हर दिन 1 घंटा, मैंने क्या बोला, हर दिन 1 घंटा भी अगर आप निकालते हो ना, सिर्फ और सिर्फ पन्ने पलटाने के लिए, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पन्ने पलटाने की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बोलूंगा वीकली आपको मॉक टेस्ट अप्रोच करना पड़ेगा, विच इज वेरी मैंडेटरी, क्योंकि आप पूरे हफ्ते आपने 6 दिन पढ़ाई अगर करी, तो 6 दिन पढ़ाई करने के बाद आपका रिजल्ट आप कैसे मेजर करोगे? आप एक मॉक टेस्ट दो, आप एक मॉक टेस्ट दोगे आपका संडे को, और उस बेसिस पे अगर आप अपने आप को स्केल अप करोगे तो आपको पता चलेगा कि वीकली आपका चार्ट अप एंड डाउन चल रहा है, मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके बेस पे आप पता कर पाओगे कि आप कितने पानी में हो। समझ में आया? तो इस चीज का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि 30 मिनट्स कहने को ये कोई ऐसा पॉइंट लग रहा होगा कि सर ये क्या बात हो रही है, बट 30 मिनट्स फॉर्मूला रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलेज के आइडिया नहीं है, मैं कह रहा हूं आप एग्जामिनेशन में नहीं स्कोर कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में फॉर्मूलाज ही आपको बचाएंगे। फॉर्मूला जितने जल्दी आपको इंसर्ट होगा दिमाग में, जितना ट्रिकी क्वेश्चन होगा उसमें जितना अच्छा फॉर्मूला आप इंसर्शन कर पाओगे, उससे बेटर लेवल पे आप अपना स्कोर दिखा पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि 30 मिनट्स का हर दिन आप रिविजन करते जाओगे ना, तो मैं कह रहा हूं ये स्टडी प्लान आपका डेली का, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया बेटा, डेली का जो बहुत जरूरी है, डेली अगर करोगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। समझ में आया? तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख के बस थोड़ा सा डिलीवरी पर अपने अपने जो बोलते हैं ना, किस चीज की डिलीवरी, अपने रिवीजन की डिलीवरी करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इतनी गारंटी। नेक्स्ट मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा प्रो टिप्स देना चाह रहा हूं जो कि ऑलरेडी आप लोग को पता होंगे, बट मेरा काम है कि उस चीज को आपके जहन में बिठा देना। सबसे पहले मैं बोलूंगा बहुत अच्छे लेवल पे आपको फोकस करना है ग्राफ्स एंड न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। बोलूंगा मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 5 to 6 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप एक मॉक टेस्ट देके अपने आप को स्केल करना चाहते हो, कोई मतलब नहीं है, मत करो, इससे अच्छा पढ़ाई छोड़ दो। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप 5-6 मॉक टेस्ट, 7-8 मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उससे आपको ही समझ में आएगा कि मैंने 5-6 मॉक टेस्ट में क्या किया, कितने पानी में हूं, तो आपका स्केल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, जिसके कारण सही रहते टाइम रहता है, आप उसको करेक्ट कर लोगे और आप अपने एग्जामिनेशन को बचा सकते हो, इसलिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट मैं बोलूंगा आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस चीज का? एग्जाम आवर्स की बात कर रहा हूं बेटा मैं। क्यों? क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट दो ना, तो अपने आप को उस एग्जाम जोन में, उस कमरे के अंदर बैठ के आप उस चीज को मैनेज करना कि मैं उस 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं और कितनी एफिशिएंसी आ रही है और कितना आंसर सही है मेरे, तो जाके आप बोल सकते हो कि आपका टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है। फंडा क्लियर हुआ? सिर्फ हवाबाजी करने आ रहे हो कि सिर्फ अभी 50 में से 25 क्वेश्चन कर लेता हूं, बाद में 25 कर लेता हूं, कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा मॉक टेस्ट दो ही मत, इससे अच्छा CUET एग्जाम दो ही मत, मैं अभी भी कह रहा हूं। समझ में आया? तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दीज ऑल थिंग्स। नेक्स्ट मैं बोलूंगा मोर फोकस शुड बी गिवन ऑन माइक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक्स को, क्योंकि देखो क्या होता है ना, माइक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक कंफ्यूजिंग ज्यादा है।
क्यों? क्योंकि अगर उसमें 3-4 चैप्टर्स के ब्लेंड करके अगर क्वेश्चन बनाना, बच्चा आराम से बिगड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बच्चे को नहीं समझ में आता और वो हवाबाजी में रह जाता है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट्स एकदम सडन क्लिक नहीं करता और एग्जाम प्रेशर तो भरपूर रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैक्रो आप डील कर लोगे अगर उस लेवल पे अगर आपने क्लैरिटी है, और आईईडी आप लोग को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में रहेगा तो आपको याद करना पड़ेगा। पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस थ्योरी के साथ प्लस न्यूमेरिकल के साथ का जो ब्लेंड है वो अगर आप, और एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 चैप्टर जब मिक्स होके आते हैं बेटा मजा आ जाता है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और आपने एक साल पहले पढ़ा रहता है, 12th वाले बच्चे जो हैं तो माइक्रो आपने बहुत पहले एक साल पहले पढ़ा हुआ है, उसको वापस खींच के लेके आना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेली रिवीजन। किस चीज का बोल रहा हूं? आईईडी के पॉकेट नोट्स आप बनाना चालू कर लो। पॉकेट नोट्स क्यों? पॉइंटर्स पे में, क्योंकि पॉइंटर्स में क्या होता है ना, आपको मेमोराइज करने में इजी रहेगा और आपको एकदम दिखेगा, क्लियर पिक्चर दिखेगी कि भाई ये सारी चीजें आ रही हैं, मैंने पॉइंट्स देख लिया एक बार, हाईलाइटेड पॉइंट्स को। और जैसे अगर एग्जामिनेशन में रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया, कंपेरेटिव एनालिसिस आ गया ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान, तुरंत आपको क्लिक करेगा। एलपीजी का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई एक्चुअली में चल क्या रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि पॉइंटर्स में था। पैराग्राफ में लिखोगे तो कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि आप पैराग्राफ किस में, एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके जो नोट मेकिंग, जो समरी नोट्स बोल रहा हूं उसके अंदर आप पॉइंटर्स में बनाना, ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले बस पन्ने पलटाने रहे और आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सारे कुछ प्रो टिप्स थे जो मैं आप लोग को देना चाहता था। अल्टीमेटली मुझे बस इतना भरोसा है कि आप जब अपना CUT 2026 का एग्जाम दे के आओगे इकोनॉमिक्स का, तो आपका चेहरा कुछ ऐसा होना चाहिए मेरा बेटा, ये एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है जो कि मैं आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि होगा। और बस आप लोग बहुत अच्छे से बस मेहनत करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। मैं आप लोग की इकोनॉमिक्स के सफर में आपके हमेशा साथ खड़ा हूं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज रीच आउट टू मी। आप कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स मुझे बता सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू ऑल, ताकि आप लोग के कोई भी डाउट्स बोलते हैं ना अनसॉल्व ना रह जाए और मेरे को वो चीज ना रहे। तो बस इसी मोटिव के साथ आप अपना रिवीजन करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।